हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना है यूट्यूब चैनल WMIC पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है सर, सभी स्टूडेंट को मालूम है, लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल WMIC पर साइंस का क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। उसी क्रैश कोर्स में से बाबू आज हम फिर आप लोगों के बीच आप सभी साथियों के लेकर के बीच हम आए हैं बाबू। आज क्रैश कोर्स का 9वां नंबर वीडियो, आपका सीजन नंबर जो है बाबू 9वां नंबर सीजन है। आपका बहुत ज्यादा अच्छा कर पाइएगा इसको एग्जामिनेशन तक एकदम बने रहना। आप सभी साथियों को हमने बाबू 8 तक वीडियो करवा दिए हैं। इस वीडियो में जो हम आज बात करने वाले हैं बाबू, वो आपका 9वां नंबर पार्ट पर। आप सभी विद्यार्थी जो कोई नए हो पुराने हो, पहले जाके आप 8 तक वीडियो को आप जाके कवर करिए ताकि आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जाम में। मैट्रिक एग्जाम का तारीख बहुत ही करीब है बाबू, बहुत ही कम समय रहा। इसी को देखते हुए इस चैनल पर डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस चल रही है और उसी क्लासेस में बाबू हमने आज पार्ट लेकर के बाबू 9वां नंबर पार्ट इस सीरीज का लेकर आए हैं। इस क्रैश कोर्स के सीरीज के 9वां नंबर पार्ट लेकर आए हैं। आप 8 तक सभी विद्यार्थियों जाके देखिए ताकि आप मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए सर आज पार्ट नंबर 9 में हम शुरू करते हैं। फिर से आप सबसे पहले मैं यह कह देना चाहता था सर कि जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल WMIC पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। आप सभी विद्यार्थियों को पुनः इस चैनल पर WMIC पर बार-बार WMIC के चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस क्रैश कोर्स में। डेली की डेली इस क्रैश कोर्स में जुड़िए। आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करिएगा। ऑब्जेक्टिव का डेली की डेली हमारे पास सेशन चल रहा है बाबू। इस सेशन में जुड़कर ज्यादा से ज्यादा अच्छा अंक प्राप्त करिए। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज आपका बाबू सीरीज नंबर 9 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए देखिएगा आज का क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाला है। सभी स्टूडेंट को एकदम वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, एकदम अंत तक बना हुआ रहना है। तो चलिए सर बिना वक्त गंवाए हुए आज का पहला नंबर हम क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ऐसे दोस्त में जानकारी दो। अब ऑब्जेक्टिव को घबराने की बात नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज का क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बात करने वाले हैं। बहुत लाजवाब सीरीज चल रहा है तुम्हारा बाबू। आप मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 में बहुत अच्छा कर पाइएगा क्योंकि डेली की डेली क्लासेस मिल रही है आपका। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला, जैसा कि आप सभी साथियों को आज का बाबू सीरीज नंबर 9 का बाबू आपका पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी चलाता है, जो मोटरसाइकिल चलाता है, उसके सामान्यतः क्या लगा रहता है उसके सामने। ऑप्शन ए में देखो कैसा दर्पण, समतल दर्पण। ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी में अवतल। ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। आप सभी कौन सा लगाना सर। जो आदमी जो मोटरसाइकिल को ड्राइव करता है, तो मोटरसाइकिल ड्राइव करता है सर, तो उसका इर्द गिर्द में जो लगा रहता है ये कैसा दर्पण लगा रहता है, जो दोनों मिरर रहता है बाबू, इसी के बारे में आपको बोलना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बाबू, हर बार इसको एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। आप सभी साथियों एकदम VBI करके एकदम याद कर जाओ, ये क्वेश्चन को हर बार पूछ रहा है। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों को समझ में आया होगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है बाबू। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है बाबू वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। कैसा उत्तल दर्पण, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। और सर उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, तो क्योंकि उत्तल दर्पण का गुण है बाबू कि वे बड़े बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखाने का काम करता है। उत्तल दर्पण बड़े बड़े वस्तुओं को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप डेली की डेली सेशन में जुड़िए। आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए डेली की डेली क्लासेस हमारा WMIC चैनल पर चल रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को घबराने की बात नहीं, ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों को समझ में आया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है। बहुत ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन, एकदम NCERT क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, एकदम इसको एकदम याद कर जाना सभी साथियों को। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब में किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति जो है बाबू, कोई समतल दर्पण रखा गया, क्या रखा गया, कोई समतल दर्पण रखा गया। ये मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण की ओर बाबू 4 मीटर के प्रति सेकंड के रफ्तार से 4 मीटर के प्रति सेकंड के रफ्तार से इस समतल दर्पण की ओर आ रहा है। तो इस व्यक्ति का जो बाबू इस दर्पण पे कितना का प्रतिबिंब बनेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना चाल से बनेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ रहा होगा बाबू कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर कितना मीटर के 4 मीटर से प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो जो व्यक्ति किसी समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार से आता है, तो उसका जो बाबू उसका दुगुना प्रतिबिंब बनता है। तो हम कहते हैं 4 गुने 2 और 4 दूनी 8 मीटर पर सेकंड मारिएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सभी साथियों को समझ में आएगा बाबू। जो व्यक्ति मान लीजिए जितना
तेजी से आएगा उतना ही तेजी से प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। तो 4 से आ रहा था सर, तो 4 का आप दूना करेगा तो 4 दूनी 8 है और उसका दुगना प्रतिबिंब बनता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सभी साथियों को समझ में आएगा। इसको हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है बाबू, लॉन्ग क्वेश्चन है एकदम, इसको याद करके पी जाइए आप सभी साथियों को। अब ऑब्जेक्टिव पे घबराने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल करेक्ट। 8 मीटर प्रति सेकंड से उसका प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सभी साथियों को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। डेली की डेली सीरीज में जुड़िए, इसे दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए बाबू। आप 8 तक जो भी विद्यार्थी नहीं देखोगे जाकर 8 लेसन तक कंप्लीट करिए ताकि आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जाम में। बहुत ही करीब है बाबू, 14 फरवरी से आपका मैट्रिक एग्जाम होना है। इसी को देखते हुए इस सेशन में इस चैनल पे डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस चलाया जा रहा है। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा जाता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है सर। दृष्टि दोष जो है बाबू 3-4 प्रकार के होती है। एक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो दूर दृष्टि से और एक तो पूछा जाता है बाबू निकट दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा किया गया 3 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जिस चश्मा का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगे रहते हैं। ऑप्शन ए में दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी में दिया बाइफोकल लेंस। आप सभी कौन सा लगाना सर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष रहता है उसको उत्तल लेंस दिया जाता है। कैसा लेंस वाला चश्मा, उत्तल लेंस वाला। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी साथियों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसका हम ट्रिक देते हैं सर, बहुत ज्यादा अच्छा कर पाइएगा आप, ट्रिक से एकदम देखिएगा सर। यदि इसका ट्रिक यही है, यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि रहे तो उसके लिए सर हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस देंगे। क्या देंगे, उत्तल। और किसी व्यक्ति को यदि सर निकट दृष्टि दोष है, कैसा दोष है, निकट, तो उसके लिए हम अवतल देंगे। और इसका यही ट्रिक है सर, बहुत ज्यादा अच्छा कर पाइएगा कि दूर में देखो कितना वर्ड मिला हुआ, तो दूर में सर 1 वर्ड और 2 वर्ड, तो 2 के लिए हम सर 3 देते हैं। क्या देते हैं, 2 के लिए 3। अब सर तुम देखो निकट में जो है कितना वर्ड मिला रहता है सर, तो निकट में जो है बाबू 4 वर्ड मिला रहता है। देखिएगा निकट में कितना वर्ड रहता है बाबू, तो निकट में 4 वर्ड रहता है। लिखो निकट देखो ऐसे होता है, और निकट में सर हम अवतल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो निकट में अवतल, तो 1 2 3, तो जिसको 3 वाला निकट के लिए 3 के लिए, तो 3 के लिए हम 4 वाला 1 2 3 4 देंगे। आई होप ये ट्रिक आप याद रखें, 2 के 3 और 3 के 4, बहुत अच्छा कर पाइएगा आप एग्जामिनेशन में। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आएगा सर कि कोई व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे कैसा चश्मा का प्रयोग किया जाता है उसका लेंस में, तो जो है बाबू उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यदि सर निकट रहता तो अवतल लगाते हैं, समझ में आ रहा। और जिसको जरा दृष्टि दोष आता है बाबू उसको बाइफोकल लगाते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। डेली की डेली इस सीजन में जुड़िए, आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जाम में। डेली की डेली क्रैश कोर्स से आप ऑब्जेक्टिव पर साइंस का एकदम चल रहा है बाबू। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करेंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप सभी साथियों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, यानी विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में जो कूलाम होता है, ऑप्शन बी में वोल्ट, ऑप्शन सी में एम्पियर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आप सभी कौन सा लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है, विद्युत आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और कूलाम को जो है सर सी से सूचित किया जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सभी साथियों को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बना रहना बाबू, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। आज का सेशन जो चल रहा है बहुत ज्यादा लाजवाब, इसे दोस्त में ज्यादा शेयर करके सभी को जानकारी दे दो बाबू। वक्त बहुत कम आपके लिए है। डेली की डेली क्लासेस हमारा इस चैनल पे चल रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। पराग कोष में होते हैं, ऑप्शन ए में जो बाह्य दल होते हैं, ऑप्शन बी में अंडाशय, ऑप्शन सी में जो अंडप, ऑप्शन डी में जो परागकण। आप सभी कौन सा लगाना सर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में जो होता है बाबू परागकण होता है। क्या होता है, परागकण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा कि पराग कोष में क्या होता है, तो परागकण होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सभी साथियों को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाले हैं। डेली की डेली सीजन में जुड़िए, आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी साथियों के बीच आ गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, यानी किसमें होता है। ऑप्शन ए में जो अमीबा में होता है, ऑप्शन बी में ईस्ट में, ऑप्शन सी में प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी में जो लेशमानियम में। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम VVI करके एकदम याद कर जाओ। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बाबू क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, मुकुलन द्वारा जो है बाबू अलैंगिक जनन होता है, यानी मुकुलन के द्वारा प्रक्रिया द्वारा किसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है। ऑप्शन ए में जो अमीबा में, ऑप्शन बी में ईस्ट में, ऑप्शन सी में जो प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी में जो लेशमानियम में। आप सभी कौन सा लगाना क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होता है वे ईस्ट में होता है। किसमें, ईस्ट में। आई होप क्वेश्चन नंबर
6 से सभी साथियों को समझ में आएगा आंसर कि मुकरम द्वारा अलग जन्म की प्रक्रिया स्टेम होता है। किसमें होता है? स्टेम में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट बी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाला है। आज का सेशन जो चल रहा है बहुत खास चल रहा है बाबू, इसको ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करिए ताकि सभी साथियों में जानकारी दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर रहे हैं। द्विवीय विखंडन होता है, यानी द्विवीय विखंडन के जन्म की प्रक्रिया किसमें होता है? ऑप्शन ए में देखो अमीबा में, ऑप्शन सी में पैरामीशियम में, ऑप्शन सी में लेशमानिया में, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि द्विवीय विखंडन की प्रक्रिया किसमें होता है? तो द्विवीय विखंडन की प्रक्रिया अमीबा में भी होता है बाबू, पैरामीशियम में भी होता है, लेशमानिया में भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द बिल्कुल करेक्ट, इनमें से सभी। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। द्विवीय विखंडन की प्रक्रिया अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, इनमें से सभी। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द बिल्कुल करेक्ट है। सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाला है। आज का सेशन बहुत लाजवाब चल रहा है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी साथियों को जानकारी दीजिए। आप किसी को ऑब्जेक्टिव पे घबराने की बात नहीं, डेली की डेली क्लासेस चल रही है। और एक आवश्यक सूचना यह है बाबू कि फिर से हमने इसी चैनल पे आपका बाबू सोशल साइंस का क्रैश कोर्स हम खोल रहे हैं। सोशल साइंस का क्रैश कोर्स का वीडियो डेली की डेली आप सभी विद्यार्थियों के लिए आ रहा है। आपको खुशी की बात होनी चाहिए, उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज आ रहा है बाबू। आप किसी को घबराने की बात नहीं, आप इसमें भी जुड़िए और जुड़ करके उसमें भी ज्यादा से ज्यादा स्कोर प्राप्त करिए। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बात करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसको तो पूछना ही पूछना बिहार बोर्ड में है। एकदम VBI कर एकदम याद कर लो बाबू। मात्रक से क्वेश्चन आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपका एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर लगाना सभी साथियों को कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में जो ओम होता है, ऑप्शन बी में एम्पियर होता है, ऑप्शन सी में कूलाम होता है, ऑप्शन डी में जूल। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अब एम्पियर को सर ए से सूचित किया जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 सभी साथियों को समझ में आया होगा। और सर क्वेश्चन पूछा जाता है सर, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन तुम्हारा है कि आपको विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने वाले। बहुत ज्यादा आपका फेमस क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछना ही पूछना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में दियो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी में दियो समांतर क्रम में, ऑप्शन सी में दियो ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी में दियो इनमें से कोई नहीं। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को बाबू समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समांतर क्रम में। लेकिन सर क्वेश्चन पूछा जाता है एमीटर को किसमें जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझ में आया होगा सर। आप सभी को हम बता दें सर, आपने यदि विद्युत परिपथ में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा सर। देखिए इस तरीका से आपका जोड़ा गया था। आपको मालूम होगा सर, यदि अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको तो मालूम है सर। यहाँ पे देखो एम्पियर जो है बाबू, एमीटर को जो है बाबू इसी श्रेणी में लगा दिया जाता है। एमीटर को जो है बाबू श्रेणी में लगाया जाता है। लेकिन सर वोल्ट मीटर को है बाबू देखो ऐसे समांतर करके लगाया जाता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, वोल्ट मीटर तुम्हारा बाबू समांतर क्रम में हो गया और एमीटर जो है बाबू श्रेणी क्रम में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 सभी साथियों को समझ में आएगा सर कि एमीटर को किसमें जोड़ा जाता है? तो एमीटर को मारिएगा बाबू श्रेणी क्रम में। लेकिन सर क्वेश्चन पूछा गया आपका वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी साथियों को समझ में आएगा। इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा बना रहना बाबू, छोड़कर आपको नहीं जाना। बहुत ही लाजवाब सीजन चल रहा है। डेली की डेली 15 से 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। इसको यदि आप देखते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएगा मैट्रिक एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करने वाले। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 एम्पियर कहलाता है, यानी 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है? ऑप्शन ए में दिया 1 जूल पर सेकंड पे, ऑप्शन बी में दिया 1 जूल प्रति कूलम पे, ऑप्शन सी में दिया 2 कूलम पर सेकंड, ऑप्शन डी में दिया 1 जूल पर वोल्ट। आप सभी को आंसर लगाना। देखो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा बाबू। ठीक है, मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आ रहा होगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू कि 1 एम्पियर कहलाता है। तो सर इसको कैसे निकालेंगे? तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे बाबू, Q बराबर जो होता है बाबू IT होता है। क्या होता है? Q बराबर जो होता है IT। तो यहाँ से क्या खोज रहा है सर? I खोज रहा है, एम्पियर ने। तो यहाँ से Q बराबर जो हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखो यहाँ पे T जो है गुना में, तो T यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा? भागा में। अब सर आवेश का मात्रक कूलम होता है और समय का मात्रक जो होता है बाबू सेकंड होता है। तो क्या सबको समझ में आ रहा है? तो C/S अर्थात हम लिख सकते हैं सर आवेश को हम क्या लिखेंगे? कूलम। और एस को बाबू सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ देखिए बाबू आई बराबर जो हो गया तुम्हारा 1 कूलम पर सेकंड हो गया। क्या होगा? 1 कूलम पर सेकंड। जैसा कि आप सभी को समझ में आ गया होगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा था बाबू, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे देखिए 1 होगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT। तो यहाँ से पूछ रहा I बराबर क्या होगा, यानी 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? तो सर यदि हम I का मान निकालते हैं तो यहाँ पे देखो गुना में T है, इधर आके क्या हो गया? भागा में। तो यहाँ से हो गया I। आप देखो आवेश का ऐसा
मात्रा क्या होता है कूलम, और देखो समय का मात्रा क्या होता है बाबू तो सेकंड होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बच गया बाबू आई, और यही आई के बारे में पूछ रहा है कि कितना होता है एक आई बराबर, तो एक आई बराबर 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 जो होता है बाबू एक कूलम पर सेकंड। तो देखो एक कूलम पर सेकंड ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 सभी साथियों को समझ में आ गया होगा बाबू कि एक एम्पियर बराबर क्या होता है तो एक कूलम पर सेकंड होता है। क्या होता है एक कूलम पर सेकंड। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करने वाला है। वीडियो में बना रहना बाबू, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए आप सभी साथियों में, क्योंकि सर बहुत ही लाजवाब टॉपिक हम इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं, आपका एग्जाम में बहुत अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में कौन सी है, यानी एक माइक्रो बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए में 10 के पावर -4 एम्पियर, ऑप्शन बी में 10 के पावर -5, ऑप्शन सी में 10 के पावर -6, ऑप्शन डी में 10 के पावर -7। बहुत वीवीआई क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, ये 18 में क्वेश्चन पूछा गया आपका है, एकदम इसको याद करके पी जाओ क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर जो होता है बाबू, एक माइक्रो का बात करेगा तो 10 के पावर -6 एम्पियर लगाएगा। लेकिन सर कहेगा एक नैनो बराबर यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो बस सर 10 के पावर -2 एम्पियर लगा दीजिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन, ये दोनों को पूछा, एक माइक्रो पूछे या एक नैनो पूछे, तो नैनो पूछेगा बाबू तो 10 के पावर -9 लगा देना, अब माइक्रो पूछेगा तो 10 के पावर -6। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है तो 10 के पावर -6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं सर 15 से 17 क्वेश्चन डेली की डेली ऑब्जेक्टिव क्लासेस सीरीज में चल रहा है, आप सभी को यदि अच्छा से देखते हो तो अच्छा कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रकाश के किरणों समूह को क्या कहते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन में प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में किरण पुंज, ऑप्शन सी में प्रदीप्त, ऑप्शन डी में प्रकीर्णन। आप सभी को मालूम है सर कि प्रकाश के जहां पे किरण होता है और उस किरण को क्या कहता है किरणों के समूह को, तो किरणों के समूह को सर किरण पुंज कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी को समझ में आ गया होगा सर कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं तो प्रकाश के किरणों के समूह को बाबू किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं किरण पुंज। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा लाजवाब सीजन चल रहा है आपका बाबू, ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़िए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में अवतल लेंस का, ऑप्शन डी में उत्तल लेंस का। आप सभी को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बाबू उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उत्तल लेंस का। असर क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू कि मनुष्य के आंख में कैसा लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू, डेली की डेली सीरीज में जुड़िए और अच्छा कर पाइएगा आप मैट्रिक एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आप सभी साथियों को दिख रहा होगा बहुत ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 14, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू आपका कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, यानी सभी में को छाटना है सर कि इनमें से अम्ल कौन है। तो सर देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। KOH बाबू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षारीय पदार्थ है। NaCl सर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सर लवण कहते हैं। लेकिन सर HCl हाइड्रोक्लोरिक ये एक प्रकार के बहुत खतरनाक अम्ल है बाबू। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन अम्ल है तो जो है बाबू HCl है। कौन है HCl जो है बाबू, निम्न से कौन अम्ल है तो HCl अम्ल है। अब HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है तो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। बहुत खतरनाक अम्ल ये भी है बाबू, हमारे भोजन को पचाने की क्रिया यही करता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 सबको समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है तो एक हाइड्रोक्लोरिक है जो बाबू ये आपका अम्ल है, बहुत खतरनाक अम्ल है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 सभी को समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगे बाबू, वीडियो को पूरा देख लेना, आप सभी को एकदम अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सही है, बहुत बार पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी सर इनमें से दिया गया फॉर्मूला इसमें से कौन सही है तो कौन सही कहने का मतलब इसमें डायरेक्ट खोज रहा है बाबू, आपको धोवन सोडा लगाया, ठीक है, यानी धोवन सोडा का सूत्र खोजना है। सर Na2CO3 सही है लेकिन यहाँ पे 5H2 लगा दिया, गलत हो जाएगा। Na2CO3 सही है लेकिन सर यहाँ पे 10H2 लगा दिया, बिल्कुल करेक्ट यही लगता होगा। Na2CO3 ठीक है लेकिन यहाँ पे 7H2 लगा दिया, ये गलत है तुम्हारा। Na2CO3 सही है, यहाँ पे 2H2 लगा दिया, ये सभी का सभी गलत है। लेकिन सर हम बताते हैं कि धोवन सोडा का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है सर कि धोने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ता है सर। अब पानी किसमें ज्यादा लगा हुआ सर तो आपका 10H2 जिसमें लगा रहा है बस उसी को धोवन सोडा में लगाना है। तो कौन सही है बाबू तो ये तुम्हारा सही है Na2CO3 × 10H2 है। ये किसका फॉर्मूला है ये धोवन सोडा का। और धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला का जो नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 सभी को समझ में आ गया कि निम्नलिखित में कौन सही है तो Na2CO3 × 10H2 ये आपका सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ आज का सीजन बहुत खास चल रहा है बाबू तुम्हारा। इस वीडियो का इस क्रैश कोर्स का आपका नॉर्मल नंबर लिटरेचर का अंतिम क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16
अम्ल का पीएच मान होता है। बहुत बार इसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए में जो 7 से कम, ऑप्शन बी में 7 से अधिक, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 14। आप सभी को आंसर लगाना सर। डेली की डेली हम क्लास में बता रहे हैं सर। अम्ल को यदि आप क्षार को यदि पढ़ना रहेगा सर, आप अम्ल भस्म में क्षार में आप एक स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उस स्केल का नाम है सर पीएच स्केल। आप पीएच स्केल में सर 7 वाला जो होता है बाबू सभी को पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल से यहाँ तक वो क्लियर करो। एक स्केल आप पढ़ेंगे और उस स्केल में सर यदि 7 रहे तो 7 वाला तुम्हारा उदासीन, और 7 से सभी कम जो होता है बाबू सभी के सब अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। और 7 से अधिक सभी के सभी क्या होता है? क्षारीय होता है। आई होप आप सभी को मालूम है सर कि इनमें से कौन अम्ल है। तो 7 से कम रहे तो क्या मानेंगे? अम्ल, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या मानेंगे? क्षारीय। लेकिन सर 7 रहेगा तो 7 को उदासीन मानना है। इसको बार बार एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। यदि आप इसको याद अच्छा से पढ़े हो, अच्छा से जानकारी आता, 2-3 नंबर आप अच्छे तरीका से सॉल्यूशन कर दीजिएगा। तो निम्न में से कौन अम्ल है बाबू? यानी अम्ल का पीएच मान होता है तो वो जो होता है बाबू अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और सर क्वेश्चन पूछा जाए क्षार का कितना होता है, तो क्षार का जो होता है बाबू 7 से अधिक होता है। और सर 7 किसका है? तो 7 उदासीन का। और 14 क्या है? तो 14 यहाँ पे क्षारीय डाला गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 सभी को समझ में आएगा कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। और इसी तरीके से सर इसी क्वेश्चन के साथ आपका वीडियो का खत्म होता है बाबू। आपका 9वां नंबर लिटरेचर का अंतिम क्वेश्चन तुम्हारा 16 था। आई होप हम उम्मीद करते हैं सर हमारा वीडियो अच्छा लगा आप सभी साथियों को। आप सभी स्टूडेंट को वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करिए, ऐसे दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। हम इसी के साथ बता देना चाहते हैं सर, इसी चैनल पे आपके लिए सोशल साइंस का क्रैश कोर्स आ रहा है। इसी चैनल पे सर आपके लिए सोशल साइंस का क्रैश कोर्स आ रहा है। आप सभी विद्यार्थी इसमें जुड़ करके आप भी अच्छा कर पाइए। आपको ऑब्जेक्टिव सीजन का सोशल साइंस आ रहा है। आप किसी को घबराने की बात नहीं, हर सीरीज आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा इसी चैनल WMIC पर। डेली की डेली मैथ के भी क्लास चल रहा है बाबू। आप लोग जुड़िए, इसमें हर सब्जेक्ट की तैयारी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस सभी का तैयारी इसके अंदर चल रहा है। आप किसी को घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ कहा जाता है सर बहुत सारा स्टूडेंट एनर्जेटिक के लिए प्रवेश सर के द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है बाबू। शिक्षा को आप जितना आप पढ़िएगा उतना आप दूध की तरह उसको पीजिएगा, इसीलिए बोला जाता है शिक्षा शेरनी का वह दूध है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है बाबू, जो जितना पिएगा बाबू उतना दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आई होप उम्मीद करता हूं सर शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। आप शिक्षा को एकदम शेरनी की दूध की तरह पीजिए, आप शेरनी के दूध की तरह पीजिए। आपका जब वहां जंग चलेगा सर मैट्रिक एग्जाम में, वहां पर उतना दूरी तक दहाड़िएगा। आई होप इस सर सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो लिटरेचर खत्म होता है। अब कल मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो पार्ट 10 के माध्यम से। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।